नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी डार्क रियलिटी के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी रूह कँपा देगा। हम अक्सर ये सोचते हैं कि घर दुनिया का सबसे सेफ जगह होता है और एक माँ का आंचल सबसे बड़ा सुरक्षा कवच। पर क्या हो अगर वही आंचल एक मौत का फंदा बन जाए? क्या हो अगर ममता ही मौत का साया बन जाए? सोचिए, एक घर जहां शादी की ढोलक बज रही है, सब कोई खुश है, बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे हैं, लेकिन उसी भीड़ में एक ऐसी औरत घूम रही है जिसके दिमाग में सिर्फ मौत का खेल चल रहा है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पानीपत डिस्ट्रिक्ट के उस 32 साल की औरत की, जिसका नाम है पूनम। दिसंबर 2025 की बात है जब पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और जो सच्चाई निकलकर बाहर आई, दोस्तों, उसने क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक साइकोलॉजी के सारे पुराने रूल्स को हिला कर रख दिया। पूनम पर एक तो नहीं बल्कि 4 मासूम बच्चों के कत्ल का इल्जाम है और ये कोई साधारण कातिल नहीं है। पुलिस ने इसे एक हाई फंक्शनल साइकोपैथ कहा है। एक ऐसी औरत जो बिल्कुल नॉर्मल दिखती है, सबसे हंसती बोलती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल इमोशनलेस है। आपने बचपन में स्नो वाइट की कहानी तो सुनी ही होगी। वो इवल क्वीन जो हर सुबह अपने मैजिक मिरर से पूछती थी, दैट मिरर मिरर ऑन द वॉल हु इज द फेयरेस्ट देम ऑफ ऑल। हमें हमेशा लगता था कि ये सिर्फ कहानियों में है, पर पानीपत में ये फेरी टेल एक जीता जाता नाइटमेयर बन गई। इस केस को मेडिकल ने स्नो वाइट मर्डर्स का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि पूनम का मोटिव इतना अजीब और खौफनाक था कि सुन के आपका दिमाग सुन हो जाएगा। पूनम को था एक ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। उसे सुंदर बच्चों से, खासकर छोटी लड़कियों से नफरत थी। पुलिस इंटरोगेशन में जब उसे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो उसने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इनको नफरत सी है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, एक चाची, एक माँ सिर्फ इसीलिए बच्चों को मार रही है क्योंकि उसे जलन होती है कि ये बच्चे बड़े होकर उनसे ज्यादा खूबसूरत दिखेंगे। देखिए, इंडिया में जब भी चाइल्ड मर्डर की बात होती है तो लोग गरीबी या लड़का ना होने की मजबूरी की बात करते हैं, लेकिन पूनम ने ये सारे लॉजिक फेल कर दिए। उसके लिए मोटिव ना पैसा था, ना कोई पुरानी दुश्मनी। उसके लिए दुश्मनी थी उस मासूम की खूबसूरती। इस इन्वेस्टिगेशन में हम सिर्फ न्यूज हेडलाइन नहीं बताएंगे, बल्कि उस डार्क साइकोलॉजी के अंदर झांकेंगे जिसने 2 साल तक पूरे परिवार और पुलिस को धोखे में रखा। आखिर कैसे एक औरत इतनी आजादी से बच्चों को मारती रही और सब इसे डोमेस्टिक एक्सीडेंट समझते रहे? क्या हमारे रूरल सिस्टम इतना कमजोर है कि एक्सीडेंटल ड्राउनिंग के नाम पर सीरियल मर्डर्स छुप जाते हैं? तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफर बहुत डार्क होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, सच हमेशा वो नहीं होता जैसे दिखता है। अब हम बात करते हैं उस खौफनाक सिलसिले की जिसने एक हंसते खेलते परिवार को कब्रिस्तान में बदल दिया। कोई भी कातिल रातों रात सीरियल किलर नहीं बनता। उसके पीछे होती है धीरे धीरे बढ़ती हुई नफरत और मौत की एक लंबी प्लानिंग। पूनम की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम पीछे मुड़कर देखेंगे तो इस टाइमलाइन ऑफ टेरर की शुरुआत 2025 में नहीं बल्कि बहुत पहले हो चुकी थी। चलिए वक्त के पीछे चलते हैं, साल 2021 में। सोचिए, एक 2 साल की मासूम बच्ची विधि जो अभी तक ठीक से बोलना भी नहीं सीखी थी, एक दिन अचानक उसके रोने की चीखें पूरे घर में गूंज उठती है। क्या हुआ था? पूनम ने उस मासूम बच्चे के चेहरे पर उबलती हुई चाय की केतली उड़ेल दी थी। यह सोचो उस बच्चे का क्या हाल हुआ होगा। उसका चेहरा पूरी तरह झुलस गया था। लेकिन पता है सबसे हैरानी की बात क्या थी? परिवार ने इसे ट्रैजिक एक्सीडेंट मान लिया। विधि के पिता ने भी खुद को यही समझाया कि चाची से गलती से हो गया होगा ताकि घर की शांति बनी रहे। लेकिन दोस्तों, फोरेंसिक साइकोलॉजी के हिसाब से ये कोई हादसा नहीं बल्कि मौत से पहले दस्तक थी। पूनम का निशाना बच्चे का चेहरा था क्योंकि उसकी नफरत का मोटिव ही खूबसूरती था। क्या हमने वही गलती कर दी? अगर उस वक्त पूनम को रोक दिया जाता तो क्या बाकी बच्चे जिंदा होते? अब आते हैं साल 2023 पर। पूनम अब सोनीपत के बरवार गांव में अपने ससुराल में थी। यहाँ उसका मास्क और भी खतरनाक हो गया। उसने अपने 9 साल की भतीजी को घर के पानी की टंकी में डुबोकर मार दिया।
लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। उसका अपना 3 साल का बेटा शुभम ये सब देख लेता है। अब सोचिए, एक माँ का दिमाग कितना बीमार होगा। अपने ही बच्चे को देखकर उसकी ममता नहीं जागी, बल्कि उसने सोचा कि ये गवाह कितना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए उसने उसी वक्त शुभम को भी टंकी में डुबो दिया। दोस्तों, ये सुनकर भी रूह कांप जाती है। उसने एक स्टोरी बनाई कि बच्चे खेलते खेलते पानी में डूब गए, और क्योंकि वो खुद एक दुखियारी माँ बनकर रो रही थी, इसलिए किसी ने उस पर शक नहीं किया। ना कोई ऑटोप्सी, ना कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन। उसे सबने सिंपैथी दी, जबकि वो अंदर ही अंदर अपने जीत का जश्न मना रही थी। वक्त गुजरता रहा और पूनम का हौसला बढ़ता रहा। अगस्त 2025 में उसने सवार गांव में एक और 6 साल की बच्ची को पानी की टंकी में डुबो दिया। वही पुराना बहाना कि बच्ची सुंदर थी, इसीलिए उसे चिढ़ मच रही थी। लेकिन दोस्तों, हर कातिल एक गलती जरूर करता है, और पूनम की वो गलती हुई दिसंबर 2025 को नाथुला गांव में एक शादी के दौरान। शादी का माहौल था, ढोल नगाड़े बज रहे थे। विधि, वही बच्ची जो 2021 में चाय वाले हमले में बच गई थी, वो नए कपड़े पहनकर शादी में आई थी और वो बहुत प्यारी लग रही थी। पूनम ने उसे लालच देकर अपने ऊपर के फ्लोर के स्टोर रूम में बुलाया और वहां एक प्लास्टिक के टब में पानी भरा था। उसने विधि का सर उस टब में तब तक डुबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। लेकिन यहाँ पूनम से एक बहुत बड़ी चूक हो गई। विधि को मारने के बाद उसने स्टोर रूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और नीचे आकर सबके साथ मिल गई। जब बच्चे की दादी ने उसे ढूंढा तो वो स्टोर रूम में टब के अंदर उल्टी पड़ी मिली। पुलिस को शक तब हुआ जब उन्होंने देखा कि अगर बच्ची खुद डूबी होती तो दरवाजा बाहर से बंद कैसे होता। बस दोस्तों, वही एक कुंडी ने पूनम की बर्बादी का सबब बना दिया। इंटरोगेशन में एसपी भूपेंद्र सिंह ने सख्ती की तो उसने सारा सच उगल दिया। एक नहीं, पूरे 4 गलतियों का सच। 1 दिसंबर को शाम को एक कंट्रोल रूम में सूचना मिलती है कि एक 6 साल की बच्ची विधि नौलथा गांव में तो पानी के टब में डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची, शुरुआती छानबीन की। पता लगा कि जब वो डेड बॉडी रिकवर हुई इसकी तो कमरा बाहर से बंद था। तो हालात संदेहजनक थे, तो बॉडी को वहाँ से शिफ्ट करवा के हॉस्पिटल में रखवाया गया और उसमें हमने मर्डर का केस, जो सीन ऑफ क्राइम टीम और जो क्राइम वैसी देखने से मौके को लगा था कि भाई इसमें हत्या की आशंका और हत्या ही लग रही थी। तो उसमें 6 साल की बच्ची विधि की जो हत्या थी उसमें हमने FIR दर्ज करके 2 तारीख को हमारी क्राइम टीम और DSP जो हमारे CAW नवीन, उनकी एक टीम बना के इसके अनुसंधान में हमने लगाया था। ये जो बच्ची थी ये पाल सिंह जो है उसकी पोती थी और वहाँ पर शादी का फंक्शन था, तो बारात वहाँ से जा चुकी थी और बच्ची वहाँ ट्रेस नहीं हो रही थी। तो घर वाले ढूंढ रहे थे कि बच्ची बारात में तो नहीं चली गई है। फ़ोन फान करके पता किया तो भी नहीं पता लगा कि बच्ची कहाँ है। तो उसकी ढूंढ जब शुरू हुई तो वो कमरे में मृत अवस्था में पाई गई थी। तो हमने उसकी की ही जो रिश्ते में चाची लगती है उसको इसमें गिरफ्तार किया है। वजह जो उसकी हत्या करने की है, इस औरत से कल से पूछताछ जो हम डिटेल में की है, यही इन्होंने बताया कि जो सुंदर बच्चियां हैं उनसे इसको नफरत सी है। इन्हें पहले और भी कई खुलासे हुए हैं, इसने और भी 3 बच्चों की हत्या की हुई है पीछे। कुछ तो 2 तो सोनीपत में ही, जहाँ भावड़ में जहाँ ब्याह हुई है, जहाँ इसकी शादीशुदा है, वहाँ भी 2 बच्चों की इसने 2023 में 2 बच्चों की पानी के हौद में यूँ डुबो के मार दिया था। लेकिन उस पर कोई FIR दर्ज नहीं है। उसमें भी हम यहाँ से जो डिटेल्ड एक रिपोर्ट है कंसर्न जिले को भेजेंगे, उसमें जो भी लीगल कार्रवाई बनेगी वो वहाँ करवाएंगे। इसी तरह जिस गांव की ये है, सिवा गांव की जो लड़की है, ये वहाँ बावड़ में शादीशुदा है। यहाँ भी इसने पीछे इसी साल अगस्त में 3-1 महीने पहले एक और बच्ची की ऐसे ही पानी में डुबो के हत्या कर दी थी। तो डिटेल इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन में यही पता लगा कि जो सुंदर बच्चियां थी
उन्हीं को टारगेट कर रही थी और अपने परिवार में ही जहाँ मौका मिलता था ये हत्या कर देती थी। यही पता लगा अभी तक। बाकी जो ये सेवा गांव में भी जो 19 अगस्त को जो हत्या की थी उसकी भी हम कंप्लेंट ले रहे हैं और उसमें भी कार्रवाई करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हरियाणा के गांव में ये इतने साल तक कैसे छुपा रहा? वहां घरों का आर्किटेक्चर ही ऐसा होता है। छत पर या स्टोर रूम में पानी की टंकी होती है जहां ज्यादा कोई आता जाता नहीं। और सबसे बड़ा फैक्टर हमारा समाज। गांव में लोग पुलिस कोर्ट से डरते हैं, इसीलिए डोमेस्टिक डेथ को अक्सर भगवान की मर्जी मानकर दबा दिया जाता है। पूनम ने इसी का फायदा उठाया और अब हम उस अंधेरी गली में जाएंगे जहां कोई नहीं जाना चाहता, पूनम के दिमाग के अंदर। इसमें हम देखेंगे कि आखिर एक इंसान इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है और क्या इसके पीछे कोई तंत्र मंत्र का राज था। दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि पूनम ने कैसे एक एक करके मासूम बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अब हम सबसे बड़ा सवाल उठाएंगे ये कि क्यों, आखिर उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि उसने अपने ही खून और अपने ही परिवार के बच्चों से इतनी नफरत हो गई। इंटरोगेशन में जो बातें निकल कर आई हैं वो किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पानीपत के एसपी भूपेंद्र सिंह ने इस मोटिव को एक नाम दिया है, द ब्यूटी कॉम्प्लेक्स। हमने स्नो वाइट की एविल क्वीन की बात की थी ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी की भाषा में इसे नार्सिसिस्ट एनवी कहते हैं। पूनम के लिए खूबसूरती कोई तारीफ की बात नहीं थी, बल्कि खतरा था। जब भी वो किसी सुंदर बच्ची को देखती, उसे लगता कि ये बच्ची बड़ी होकर उसे ज्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव हो जाएगी। उसकी जेलसी इतनी साइकोलॉजिकल थी कि वो इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था कि अगर वो इन बच्चों को खत्म कर देगी तो वही अपने परिवार की सबसे डोमिनेंट एंड ब्यूटीफुल लेडी बनी रहेगी। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपनी सेल्फ वर्थ को बच्चों की मौत से कैसे तोल सकता है? लेकिन दोस्तों, पूनम सिर्फ जेलस नहीं थी। पुलिस ने उसे एक हाई फंक्शनल साइकोपैथ कहा है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो एक बहुत बड़ी एक्टर थी। वो मिमिक्री ऑफ नॉर्मलिटी में एक्सपर्ट थी, यानी वो बिल्कुल नॉर्मल होने का नाटक कर सकती थी। सोचिए, जब 1 दिसंबर को विधि गायब हुई, वो परिवार के साथ मिलकर उसे ढूंढने का नाटक कर रही थी। वो रोने का दिखावा कर रही थी, लोगों को तसल्ली दे रही थी, जबकि सिर्फ कुछ मिनट पहले ही उसने उस बच्ची का सिर पानी में दबाया था। और उसका सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? उसका अपना बेटा शुभम। उसने शुभम को इसीलिए नहीं मारा क्योंकि वो सुंदर था, बल्कि उसने खुद को बचाने के लिए शुभम को मारा। उसकी ममता पर उसका कातिलाना दिमाग हावी हो गया था। उसने अपने ही बच्चों की बलि दी सिर्फ इसलिए ताकि वो पकड़ी ना जाए। अब आते हैं इस केस का सबसे बड़ा और रहस्यमय ट्विस्ट पे। दोस्तों, इन्वेस्टिगेशन में एक बहुत ही अजीब पैटर्न सामने आया है, द एकादशी पैटर्न। परिवार का इल्जाम है कि पूनम ने जितने भी कत्ल किए वो सब एकादशी के दिन के या एकादशी के आसपास हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई ऑक्यूल्ट एंगल या तंत्र मंत्र छुपा है। हालांकि एसपी भूपेंद्र सिंह ने फिलहाल हमें ह्यूमन सैक्रिफाइस से इनकार किया है, लेकिन पुलिस इस बात की गहराई की जांच कर रही है। क्या पूनम का कोई अपना ही डिल्यूजन सिस्टम था जहां वो इन दिनों को मौत के लिए चुन रही थी, या फिर ये उसके दिमाग का कोई रिलिकेंट साइकिल था? ये सवाल आज भी पानीपत की गलियों में डर पैदा कर रहा है। हमने हरियाणा के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी समझना होगा। हरियाणा का रूरल इलाकों में आज भी एक औरत का स्टेटस उसके अपीयरेंस से जुड़ा होता है। आज के मास मीडिया और सोशल मीडिया के दौर में गांव-गांव तक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पहुंच गया है। शादियां वहां एक रस्म नहीं बल्कि स्टेटस दिखाने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होती हैं, और पूनम ने इन्हीं शादियों के भीड़ और शोर को अपना हथियार बनाया। एक औरत, एक माँ, एक चाची जिसने माँ शब्द के मर्यादा को ही मिटा दिया। उसने दिखा दिया कि डर सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं बल्कि घर के अंदर छुपी इस खामोश नफरत से भी होनी चाहिए। अब हम आते हैं इस कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट और शायद सबसे आई ओपनिंग हिस्से पर। दोस्तों, अब तक हमने पूनम की डार्क साइकोलॉजी, उसकी मौत की टाइमलाइन को देखा, लेकिन अब एक ऐसा सवाल उठता है जो हमें सोने नहीं देगा।
आखिर ये सब 2 साल तक कैसे चलता रहा? क्या मौत इतनी सस्ती है कि कोई भी आकर मासूमों को मार जाएगा और हमें पता तक ना चले? दोस्तों, फॉरेंसिक की दुनिया में ड्राउनिंग यानी डूबने से मौत को द हार्डेस्ट टू डिटेक्ट कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कातिल के कोई निशान नहीं मिलते। सोचिए, एक बच्चे का सर पानी में डुबाना, कितनी ही ताकत लगती होगी इसमें, बहुत कम। और इसमें ना कोई खून बहता है, ना कोई शोर होता है। अगर ऑटोप्सी ना हो तो डॉक्टर ये भी नहीं बता सकते हैं कि बच्ची खुद डूबी या उसे डुबाया गया। पूनम को ये बात शायद स्कूल में नहीं सिखाई गई थी, लेकिन उसका किलर इंस्टिंक्ट ने उसे ये समझा दिया कि पानी से बेहतर कोई हथियार नहीं है। फॉरेंसिक साइंस कहती है कि अगर लंग्स में पानी का एस्पिरेशन पैटर्न को ध्यान से ना देखा जाए तो होमिसाइडल ड्राउनिंग पकड़ना नामुमकिन है। क्या हमारे गांव के पुलिस स्टेशंस और मेडिकल एग्जामिनर्स इतने ट्रेंड हैं कि वो इन बारीकों को पकड़ सके? सच तो ये है कि नहीं। यहाँ आती है हमारी सबसे बड़ी नाकामी। गांव में जब किसी बच्चे की मौत होती है तो पूरा मोहल्ला और परिवार मिलकर डिसाइड कर लेता है कि ये तो हादसा था। लोग पुलिस कोर्ट के चक्कर से बचना चाहते हैं, इसलिए बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूनम ने इसी बात का फायदा उठाया। 2023 में जब उसने अपनी भतीजी और अपने बेटे शुभम को मारा, तब उसने दुखियारी माँ का कार्ड खेला। जब एक माँ खुद कह रही है कि बच्चे डूब गए तो कौन शक करेगा? फॉरेंसिक एविडेंस तो उस वक्त मिट्टी में मिल गए जब उनका संस्कार किया गया। आज 2026 में पुलिस के पास सिर्फ कन्फेशंस और पुराने रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि फिजिकल सबूत तो कब के खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब ये केस इंडिया का जुडिशल सिस्टम का एक बड़ा इम्तिहान बन गया है। 2026 में इसकी सुनवाई शुरू हो रही है, तो ये एक लीगल प्रेसिडेंट सेट करेगा। क्या ब्यूटी हेट्रेड या जेलसी को एक वैलिड होमिसाइड मोटिव माना जाएगा? हमारे कानून में मर्डर की सजा तो है, लेकिन पूनम जैसे साइकोपैथ क्रिमिनल्स के लिए हमें अपने इन्वेस्टिगेटिव फ्रेमवर्क्स को बदलना होगा। पानीपत पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन का सहारा ले रही है, ताकि कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक कोल्ड ब्लडेड प्लानिंग थी। दोस्तों, ये केस हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाता है। हमारी मदर वाली इमेज इतनी पवित्र है कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि वहां भी कोई मॉन्स्टर छुपा हो सकता है। हम 2021 में विधि पर हुए उस चाय वाले हमले को इग्नोर किया, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अर्ली इन्वेस्टिगेशन यानी पहली गलती पर ही अगर उसको टोका जाता तो विधि और शुभम आज शायद जिंदा होते। हमारे रूरल इंडिया में डेथ रिपोर्टिंग के रूल्स को बदलना ही होगा। हर एक ड्राउनिंग का पोस्टमार्टम होना चाहिए, चाहे परिवार कुछ भी कहे। विधि तो चली गई, पर क्या उसकी मौत हमारे आंखें खोल पाएगी? क्या हम अपने सिस्टम को इतना मजबूत बना पाएंगे कि कोई और इविल क्वीन किसी मासूम की मुस्कुराहट को छीन ना सके? इस केस की हर अपडेट को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन याद रखिए, सुरक्षा सिर्फ बाहर की दीवारों में नहीं, बल्कि जागरूकता में है। अगली बार अगर कोई हादसा लगे तो एक बार जरूर सवाल उठाइए, क्योंकि शायद वही सवाल किसी की जान बचा ले। तब तक के लिए जय हिंद।